हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वी इंडियन ज्यूरिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड ऑफ पार्ट फिफ्थ, सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज़ और पार्लियामेंट। पहले पार्लियामेंट का ओरिजिन देख लेते हैं। बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो हमने इंग्लिश पैटर्न के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जिसके टू इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेकंड इज द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स जिसमें टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। फर्स्ट इज राज्यसभा एंड सेकंड इज द लोकसभा। सो मीन्स हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अवर पार्लियामेंट जो है वो अडॉप्ट किया है। उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने इंग्लिश पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो किए हैं। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है इट इज़ बेसिकली द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट को वही करना पड़ेगा जो भी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको करने को कहती है। जो भी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है उसको पार्लियामेंट को वही करना पड़ेगा फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन हियर। वो कुछ भी उसके कॉन्ट्रैरी नहीं कर सकती, उसको वही करना पड़ेगा जो भी उसको प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। सो पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी इन आवर कंट्री इंडिया। पार्लियामेंट से जो बेसिकली आर्टिकल्स डील्स करते हैं उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो 79 है, जो कि बात करता है कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। हमने जैसे पीछे भी पढ़ा कि फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड दो जो हाउसेज हैं राज्यसभा एंड द लोकसभा वो क्रिएट करते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल पे हमारी कौन सी लेजिस्लेचर है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स टू हाउसेज हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। सो अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 80, जो कि बात करता है कंपोजिशन ऑफ हाउसेज। फर्स्ट इज राज्यसभा, जिसका जो आर्टिकल 80 का क्लोज 1 ये कहता है, सब क्लोज ए, 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नॉमिनेशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है सब क्लोज बी, 230 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से होंगे। मींस जो मैक्सिमम नंबर्स होंगे राज्यसभा में वो कितने होंगे? 250। ये हमें रिमाइंड करना है क्योंकि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितने जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट और कितने जो हैं मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं हमारे राज्यसभा में। करंट हमारे जो हैं 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिसमें से हम 12 मेंबर्स अगर निकाल दें तो जो एक्चुअल में है 233 जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअली उनका जो होता है इलेक्ट होते हैं, बाकी जो होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। आर्टिकल 80 का क्लोज 2 ये कहता है कि जो सीट्स होंगी, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी मेंबर्स को, उनको वो दी सीट्स जो दी जाएंगी वो अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस इन दैट वी हैव कंटेन्ड इन द फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में जो भी प्रोसीजर लिखा है उसको फॉलो करते हुए जो सीट्स हैं वो मेंबर्स को दी जाएगी राज्यसभा की। सो नेक्स्ट इज क्लोज 3, जो कि बात करता है कि जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट उनमें जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स विच इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इंक्लूडेड लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। ये 4 जो पीपल्स हैं वो उन कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए जो पर्सनस जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। नेक्स्ट इज क्लोज 4, जो कि बात करता है कि जो हर स्टेट के MLAs, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मतलब मेंबर्स चुनेंगे, राज्यसभा के जो मेंबर्स चुनेंगे वो अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनेंगे। मींस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अगर इसको एग्जांपल के साथ समझें, हम लेते हैं राजस्थान का एग्जांपल। सपोज करते हैं अगर MLAs देखें राजस्थान में तो वो 200 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में और सीट्स ऑफ राजस्थान इन राज्यसभा में जो हैं वो 10 है। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं, एकदम कभी भी वैकेंसीज अराइज नहीं होती। 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर साल 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। सो अभी करते हैं कि इस ईयर में वैकेंसीज अराइज हुई हैं 3 और 1 वोट की वैल्यू है MLA की 100। सो एक बंदे को वोट जीतने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 51 चाहिए। सो फिर मीन्स 5100 पॉइंट्स चाहिए फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा।
इसमें क्या होता है, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस वो जो है मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। सपोज कि अगर ABCD जो है वो मेंबर्स हैं हमारे, जिनको जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में फॉर द वैकेंसीज अराइजेज इन द राज्यसभा। सो अगर सपोज करते हैं कि A को जो है 5100 पॉइंट्स मिल गए थे, सो ही कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। सो नेक्स्ट आता है B, C and D, जिसको सबसे ज़्यादा कम पॉइंट्स मिले हैं। सपोज करते हैं D को सबसे ज़्यादा कम पॉइंट्स मिले हैं, सो जो D के वोट्स हैं वो B एंड C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, और जो जिसको भी वो वोट्स हो जाते हैं ऐसे करके अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है क्लोज 5, जो कि बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी चूजन इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्ड, कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स होगी वो MLAs के द्वारा होगी, वो उनको इलेक्ट करेंगे उनके मेंबर्स को, और यूनियन टेरिटरीज की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो पार्लियामेंट जैसा लॉ प्रिस्क्राइब करेंगे उनको उस तरीके से उनके जो मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे, इलेक्ट होंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 81, जो कि बात करता है कि लोकसभा में जो मेंबर्स होंगे वो 530 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जो कि चूज़ किए जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शन से फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है नॉट मोर देन द 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी चूज इन सच मैनर एज पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्ड। 20 जो 530 मेंबर्स होंगे वो स्टेट्स में से चूज़ किए जाएंगे, और जो 20 जो मेंबर्स होंगे वो यूनियन टेरिटरीज में से होंगे, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ करे जाते हैं, मतलब हम चूज़ करते हैं जिनको। एंड 2 मेंबर्स जो हैं इसमें नॉमिनेट करे जाएंगे बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की है वो रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उनके अकॉर्डिंग 2 मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करे जाएंगे। नेक्स्ट है क्लोज 2, हर स्टेट्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक मेंबर होता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने भी मेंबर्स खड़े हो सकते हैं, जिसको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लोज 2 ये कहता है कि देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इन सच अ मैनर that the ratio between that number and the population of the state is so far as practicable the same for all states। यहाँ पर that number मीन जितनी हम उसको सीट्स देंगे स्टेट्स को और जितनी उसकी पॉपुलेशन है, जब हम उनका रेशियो निकालें तो सेम निकले हर स्टेट्स का, मतलब थोड़ा जहाँ तक हो सके सेम निकले जहाँ पे पॉपुलेशन सेम है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो मैच करे, पर जहाँ तक मैच कर रही है जो रेशियो निकले वो सेम निकले। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझें तो हमने ली है सीट्स ऑफ यूपी एंड महाराष्ट्र। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड महाराष्ट्र में सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री स्टेट है इंडिया की। सो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से उसको सीट्स भी सबसे ज़्यादा लोकसभा में यूपी को ही मिली गई है। अगर हम सीट्स ऑफ यूपी की डिवाइड करें पॉपुलेशन से तो हमारी रेशो निकलती है 0.25525। वहीं अगर महाराष्ट्र ले तो उसको मिली है सीट्स 48 लोकसभा में, और उसकी पॉपुलेशन से हम डिवाइड करें तो निकलती है रेशो 0.23716। मीन्स कि वही कि जो रेशो है वो सेम निकल रही है ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है, पॉपुलेशन में भी डिफरेंस है, सीट्स में भी डिफरेंस है, फिर भी जो रेशो है वो कुछ हद तक जहाँ तक निकल सकती थी सेम ही निकली है। सो इस लाइन का मतलब ही बेसिकली ये है कि द रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो फार एज प्रैक्टिसेबल द सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। सो नेक्स्ट है क्लोज 3, जो कि बात करता है कि जैसे हमें पता है कि जो स्टेट्स को हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के हिसाब से ही जो है सीट्स मिलती है लोकसभा में। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस मिलती है लोकसभा में। सो जो हम यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से कोई भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपनी आइडिया से नहीं लेंगे, बल्कि जो भी लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस हुआ है विच द रेलिवेंट फिगर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे किसी भी स्टेट की या कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो भी।
सो नेक्स्ट है आर्टिकल 82 जो कि बात करता है रीएडजस्टमेंट्स ऑफ द सीट्स आफ्टर ईच सेंसस। इसमें ये कहा जाता है कि जितने भी अभी सीट्स हमने बात की लास्ट एग्जाम्पल में कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उसको सीट्स भी सबसे ज़्यादा मिली है लोकसभा में। तो इसीलिए कि जिसकी जैसी पॉपुलेशन होगी हर सेंसस के बाद जो है सीट्स बदलती जाएंगी। जैसे एग्जांपल कि अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसमें जो पॉपुलेशन ऑफ कोर्स बड़ी मिलेगी, तो ऑफ कोर्स जो है सीट्स भी उस हिसाब से स्टेट्स की जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो मीन्स आर्टिकल 82 बताता है रीएडजस्टमेंट्स ऑफ द सीट्स आफ्टर ईच सेंसस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 83 जो कि बात करता है ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्लोज 1 बात करता है राज्यसभा की, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो कि कहता है कि जो राज्यसभा है इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट डज नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। लोकसभा की तरह ये डिजॉल्व नहीं होता, बल्कि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं 1/3 मेंबर्स। सो अगर हम कैलकुलेट करें कि एक मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना है 6 ईयर्स, वैसे ये परमानेंट हाउस है, बट अगर हम कैलकुलेट करें जैसे कि रिटायर्ड होते हैं इसके मेंबर्स, तो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है उनका, दैट इज 6 ईयर्स। नेक्स्ट इज क्लोज 2 जो कि बात करता है द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 ईयर्स होता है फ्रॉम द डेट अपॉइंटिंग फॉर इज फर्स्ट मीटिंग एंड द नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स शैल बी ऑपरेट एज द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस। 5 ईयर्स तक रहता है, बट अगर एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उसका जो पीरियड है वो 1 साल तक से एक्सटेंड हो जाता है और एमरजेंसी ख़त्म होने तक 6 मंथ्स तक जो है उसका पीरियड रहता है। मीन्स वैसे तो 5 ईयर्स है, बट अगर एमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है तो हो सकता है कि जो उसका पीरियड है वो कब तक एक्सटेंड हो जाए, 1 ईयर तक। नेक्स्ट इज आर्टिकल 84 जो कि बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स कि मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए अगर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो मस्ट नेसेसरी है कि इट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया and make subscribe before some person authorized in that behalf by the election commission and author of permission according to form set up for the purpose in the third schedule। author of permission लेनी है जो भी प्रोसीजर थर्ड शेड्यूल में लिया है, और जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा ऑन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन, जो भी पर्सन अपॉइंट करेंगे उनके सामने जो है ऑथर ऑफ परमिशन लेनी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा का है। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। बताता है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होगा उसकी जो एज होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, 30 या 30 ईयर्स से ज़्यादा। और जो हाउस ऑफ द पीपल मीन्स जो लोकसभा है उसकी जो एज होनी चाहिए उसकी मेंबर की वो 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लोज 3 जो कि बताता है कि और भी क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करे अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर कोई लॉ बनाता है पार्लियामेंट तो वो वाली क्वालिफिकेशंस भी उस बंदे के अंदर, जो भी पर्सन्स इलेक्ट खड़ा हुआ है उसके इलेक्शंस के लिए, तो उसके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो थैंक यू सो मच गाइज।